हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, आप आशा करते हैं आप लोग पेपर टू की तैयारी करने में जुट भी गए होंगे। फ्रेंड, पेपर टू की पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से आपको दोनों ही खंडों को लेकर के चलना है, अनुवाद का खंड और निबंध का खंड, इसे लेकर भी आप लोग अपनी रणनीति बना लिए होंगे। फ्रेंड, अपनी समय को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोई गृहिणी है तो गृहिणी अपने समय को देख लेंगी कि कितना उसे समय प्राप्त होता है, और जो कामशुदा है वो भी अपने समय को देखते हुए कितना समय उसे प्राप्त हो रहा है, कब प्राप्त हो रहा है, उसे किस तरह से समय निकालना है, कहाँ से मुझे समय को चुराना है और उस समय का सदुपयोग करना है, इसे लेकर के आप प्लीज़ अभी, जब तक ये आंसर शीट नहीं आ जाता है, आंसर की नहीं आ जाता है, उससे पहले ही आप इस तरह का खाका तैयार कर लीजिए। अपनी रणनीति समय को लेकर के बना लीजिए और अपने खंड को लेकर के, निबंध का खंड और अनुवाद के खंड को लेकर के आप बना लीजिएगा। मैं तो यहाँ पर तो हेल्प तो कर ही रहा हूँ कि निबंध का खंड के लिए आपको किस तरह से रणनीति बनाना है। मैं आगे भी आप लोगों के समक्ष में आऊँगा और बताऊँगा कि अनुवाद खंड के लिए आपको किस तरह से रणनीति बनाने हैं, क्या क्या कौन कौन से ऐसे अध्याय होते हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देने हैं, और इस तरह से आप इस खंड में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हमने बात किया हुआ था निबंध के बारे में, वैसे निबंध जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसका विश्लेषण अति आवश्यक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको रणनीति बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। मैंने बताया कि किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं, उसका प्रारूप किस तरह का रहता है। कन्वेंशनल टाइप के एसेज आते हैं तो किस तरह के आते हैं, करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं निबंध के शीर्षक के लिए। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण मैंने काफ़ी विस्तार से पिछले क्लास में किया। हम लोग आज के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में बात करेंगे अगला हम लोगों का स्टेप क्या रहना चाहिए इस खंड के लिए, अर्थात निबंध के खंड के लिए, ताकि आप समय रहते तैयारी बखूबी कर सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। देखिएगा, बुद्धिमान वही है जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जानते हैं और साथ ही साथ एक विशेष रणनीति बना करके आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि एट रैंडम आपने इसको उठाया कभी उसको उठाया, आप कभी समय ज़्यादा दे रहे हैं, कभी समय एक जरा सा भी नहीं दे रहे हैं। नियमितता बहुत ज़रूरी है, इसलिए नियमित अपनी पढ़ाई के प्रति रहिए, आप अवश्य सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। फ्रेंड, क्लास जो है एसएससी जीएसटी पेपर 2 के लिए प्रारंभ हो चुकी है, और यदि आप लोगों को लगता है कि आपका स्कोर अच्छा है और मार्गदर्शन में रहना चाहिए, जो भी आप लिखते हैं उसका मूल्यांकन मुझे प्राप्त हो, मुझे लाइव क्लासेस प्राप्त हो, और जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आप अनुवाद सीखना चाहते हैं, निबंध से संबंधित आप क्लासेस चाहते हैं, किस तरह से आप ज्ञान अर्जन करेंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावकारी निबंध को ऑर्गेनाइज ढंग से लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे लाइव क्लासेस से अवश्य जुड़ेंगे, हमारे कोर्स को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार एसएससी जीएसटी 2024 के लिए किस तरह के ऐसे के जो टॉपिक है वो आपके रहने की संभावना है। मैंने कुछ आप लोगों के लिए गेस्ट ऐसे के टॉपिक्स लाया है। उन सभी टॉपिक्स को आप देखेंगे, अच्छी तरह से उस पर विचार करेंगे, उस पर मनन करेंगे, और हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद अवश्य करेंगे। ठीक है, मैं अनुवाद के बारे में इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लिया जाए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज स्टैंड, है ना, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी लेखन शक्ति आपके पास है, तब क्या करेंगे आप कि जितना बेस्ट एंड बेस्ट आप लिख सकते हैं, जो टॉपिक आप उठा रहे हैं उतना आप लिखिए, 500 शब्दों में लिख डालिए। इसके बाद क्या करिए कि उसी टॉपिक का आप क्या करिए, हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका हिंदी और अंग्रेजी
दोनों ही तरह के ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। आपको अनुवाद भी करना आ जाएगा, लेकिन हाँ, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब अनुदित पाठ आपका प्राप्त हो जाता है तब ज़रूरत पड़ती है कि आपने जो अनुवाद किया है वो कितना सही है। अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो हिंदी का मूल्यांकन करना, स्व मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने की बात है और इस तरह से ऐसे को प्राप्त करने की बात है, तो अधिकांश स्टूडेंट, जो 90 से 95% जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको आवश्यकता है मूल्यांकन करवाने की। जो भी एक्सपर्ट आपके अगल बगल देखते हो उनसे आप ज़रूर करवाएं, नहीं तो आप अपने स्तर से जितना हो सकता है उतना स्वमूल्यांकन अवश्य करें, यदि आप किसी कोचिंग सेंटर से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो स्व जो अध्याय होता है वह कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, वो बेस्ट स्टडी होता है। लेकिन जब आप उसमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करके स्वाध्याय आप करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सोने पे सुहागा। ठीक है, बाय द वे चलते हैं। यहाँ पर हमने पहला जो टॉपिक चुना है वह है क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज स्टैंड। यह देखिएगा, जो टॉपिक है यह कन्वेंशनल टाइप का है, ट्रेडिशनल है। ये कहा जाए तो हमेशा यह सदाबहार यह टॉपिक रहा है। लेकिन ध्यान यह देना है कि इसमें जो की वर्ड्स का जो प्रयोग हुआ है, क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज स्टैंड देखें तो क्लाइमेट चेंज पर ही आपका ध्यान गया और बस क्लाइमेट चेंज से संबंधित ही बातें लिख दिए और यह सोच लिए कि आपका निबंध काफ़ी अच्छा हो गया, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है। अन्य जो यहाँ पर की फ्रेज है वह है इंडियाज स्टैंड, भारत का रुख क्या रहेगा, है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जलवायु परिवर्तन, भारत का रुख इससे संबंधित क्या है, इसे ही ध्यान में रख करके आपको लिखना पड़ेगा। ये दो जो की यूनिट्स है, की वर्ड्स है, इसे ध्यान में रख करके आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे का टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज स्टैंड। दूसरा है डिजिटल अरेस्ट, यह करंट अफेयर्स का समसामयिकी घटना पर आधारित डिजिटल अरेस्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं अपने मन की बात में, कि डिजिटल अरेस्ट से बचे। कभी भी इस तरह से अधिकारीगण आते नहीं है फ्रॉड करने के लिए, है ना। ऐसा कोई कॉल आवे तब सावधान रहिए। उन्होंने खुद अलर्ट रहने के लिए कहा है। डिजिटल गिरफ्तारी, ये मेरे विचार से काफ़ी महत्वपूर्ण यह ऐसे का टॉपिक है, आपको लिख लेना चाहिए। तीसरा देखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक राष्ट्र एक सदस्यता। ये बहुत ही करंट टॉपिक है। कहा जाए तो इससे संबंधित काफ़ी बातें तो चल रही है, पता नहीं आप लोगों के संज्ञान में यह ऐसे का टॉपिक है या नहीं है, इस तरह का विषय आप लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन आप लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से संबंधित जो विषय है, क्या है यह, इसके बारे में जान करके आपको निबंध लिख लेने की आवश्यकता है। आगे देखिएगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एआई, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए, एआई का बढ़ता प्रचलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रचलन, कृत्रिम मेधा का बढ़ता प्रचलन और इसके लाभ और हानियाँ क्या क्या है, इसे लेकर के आपको एक निबंध लिखना है। इसमें तथ्य और आंकड़े जरूर डालिएगा, अच्छा रहेगा। पांचवा देखिएगा, इंक्रीजिंग मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, भारत में बढ़ता चिकित्सा पर्यटन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर में टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो टर्म है, वो कीवर्ड है, मैंने थोड़ा यहाँ चेंज किया है। मेडिकल टूरिज्म, भारत एक बहुत बड़ा हब बनने वाला और बन रहा है। बाहर के लोग यहाँ पर सस्ते और बेहतर सुविधाओं के कारण से लोग आते हैं यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, और इस तरह से भारत एक बहुत बड़े अमाउंट में फॉरेन करेंसीज अर्न कर रहा है। और भारत इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से काफ़ी सुदृढ़ हो रही है। इसे लेकर के आपको निबंध लिखना है कि
क्या है मेडिकल टूरिज्म और किस तरह से भारत में बढ़ रहा है। इसके बाद देखिएगा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। देखिएगा डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें एक मैंने यहाँ पर विशेषण को जोड़ा है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, भारत का जीवंत लोकतंत्र। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया तो है ही, ठीक है, लेकिन यह किस तरह से जीवंत है, किस तरह से यहाँ पर चुनाव होते हैं, किस तरह से यहाँ पर जनता को जनार्दन समझा जाता है, उनके हित और अहित को ध्यान में रख करके नीतियाँ बनाई जाती हैं, नीतियों को लागू की जाती है। क्या अभी भी यहाँ के लोगों में लोकतंत्र में विश्वास है या नहीं है, इस बात को जस्टिफाई करना है 6th ऐसे के टॉपिक में। 7वां देखिएगा एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कृषि स्थिरता, इसको कहते हैं कृषि सतत विकास और भारत में खाद्य सुरक्षा, इसे इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिएगा फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, जो हरित क्रांति आई थी, फिर श्वेत क्रांति आई, फिर स्वर्ण क्रांति आई, कुछ इस तरह से क्रांति आई, और जिसके कारण से भारत अब फूड के मामले में, खाद्य के मामले में काफ़ी सिक्योर हो चुका है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी है भारत, वो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से भारत खाद्य के मामले में सुरक्षित हो पाया है? क्या एग्रीकल्चर को किया जा रहा है वनों को काट करके? क्या एग्रीकल्चर को किया जा रहा है कृत्रिम माध्यमों को अपना करके, पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके? इस चीज़ को लेकर के आपको इस पर निबंध लिखने हैं, ठीक है। 8वां देखिए भारत की समावेशी संस्कृति, इंडियाज इंक्लूसिव कल्चर, और हम लोगों का इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा विदेशियों को अपनाया है। पारसी आए, पारसी को इन्होंने शरण दिया, है ना। मुग़ल इन्वेडर्स आए, उन लोगों को यह शरण दिया। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों को उन्होंने शरण दिया और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को अपनाया। यह साबित करता है कि भारत एक समावेशी संस्कृति है। यह किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे देश में अपने कल्चर को जबरन थोपा नहीं। जब इन्होंने इन्वेड ही नहीं किया तो कल्चर तो खुद लोग अपनाए, बाहर के लोग यहाँ आकर के यहाँ के कल्चर को अपनाए, अपने देश में ले गए। वेनसांग वगैरह की बात हम लोग जानते हैं। तो आपको कुछ एक ऐसे ही विचार विकसित करना है। आपको देखना है कि ये जो टॉपिक है मुझे प्राप्त हुआ है वो आखिर कह क्या रहा है, मुझे क्या लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, इस पर विचार करना ज़रूरी है। विचारों को सबल बनाने के लिए आपको विविध तरह के ज्ञान अर्जित तो करने ही होंगे, ठीक है। 9वां देखिएगा तेज़ी से उभरती भारत की अर्थव्यवस्था। बात तो सही है, अभी तो भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व की, और तीसरी अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बनने वाला है जापान और जर्मनी को पछाड़ करके, है ना। कैसे, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और इसके कारण से भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन सकती है जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में होगी, टॉप 3 इकोनॉमीज होगी। क्या क्या हो सकते, क्या कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो इस तरह से कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। ओके। 10वां देखिए अंतरिक्ष में उभरता भारत। अभी हाल फिलहाल ही आप देखे होंगे प्रोबा 3 का जो लॉन्च हुआ यूरोप का, वो इसरो वाले ने लॉन्च किया। कहा जा रहा है कि नासा वाले ने भी मना कर दिया, लेकिन भारत के इसरो ने यह कारनामा कर दिखाया। इसके पहले मंगलयान, इसके पहले चंद्रयान, और फिर मानवों को स्पेस में भेजने की तैयारी अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा। इस तरह के जो विजन्स है, दूरअंदेशी है,
को आधार मान करके आपको इस तरह के ऐसे को डील करना है पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि उभरता है। ठीक है, इसमें चुनौतियां आप कमोबेश दे सकते हैं, उसके बाद फिर अपना राय उसमें दे दीजिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर तो बहुत बातें हो रही थी और धीरे धीरे करके देश एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर अग्रसर हो रहा है। कैसे अग्रसर हो रहा है, इससे संबंधित किस तरह की बातें की जा रही है, क्या क्या इसके लिए प्रक्रिया हो सकती है, हर तरह की चीज़ों का आपको इसके बारे में लिखना है। 12वां देखिएगा समान नागरिक संहिता, इस पर भी तो बहुत बातें हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यह भारत को एकजुट करने के लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है या इसके राह में कौन सी चुनौतियां हैं, इन सभी चीज़ों का जिक्र आपको इसमें करना है। 13वां देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत। देखिए ऊपर में मैंने एक ऐसे का टॉपिक दिया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रचलन और इसके लाभ और हानियाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न भिन्न है। यहाँ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि भारत एआई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन निवेश हो रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत, है ना। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्थिति के बारे में बात करना है। ओके, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, काफ़ी ट्रेडिशनल यह टॉपिक है। खेल जगत में उभरता भारत, किस तरह से भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में, किस तरह से भारत एशियन गेम्स में, किस तरह से भारत ये जो काफ़ी बड़ा ओलंपिक गेम्स में भारत किस तरह से नए नए क्षेत्रों में उभर करके आ रहा है, खेल क्षेत्र में उभर करके आ रहा है, इन सभी चीज़ों का को तथ्यात्मक तरीके से वर्णन करना है और आंकड़े भी देना है। ठीक है, ताकि ये जो टॉपिक है वह पूरी तरह से जस्टिफाई हो सके। ओके, आगे देखते हैं लोकतंत्र और मीडिया, डेमोक्रेसी एंड मीडिया। बहुत ही दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है। हम लोग सुनते हैं गोदी मीडिया, इस तरह से हम लोग सुनते हैं। तो क्या मीडिया स्वतंत्र है ना। डेमोक्रेसी मतलब स्वतंत्रता, इस तरह से। तो क्या मीडिया डेमोक्रेसी के अनुरूप है, वे डेमोक्रेटिक है या बायस्ड है, इसे आपको जस्टिफाई करना है। जलवायु परिवर्तन और भारत, कहा जाए तो ऊपर वाला टॉपिक और यह वाला टॉपिक एक ही जैसा है कि जलवायु परिवर्तन और भारत, वो ऊपर में था भारत का रुख, इंडियाज स्टैंड, यहाँ पर है सिर्फ भारत। तो आपको भारत के अलग अलग मेजर्स के बारे में बात करना है कि भारत ने किस तरह के मेजर्स लिए हैं और कब तक भारत कार्बन तटस्थ हो सकता है, जीरो एमिशन करने वाला कंट्री बन सकता है। 18वां देखिए शासन में 33% महिला आरक्षण, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। भारत में डिजिटल क्रांति, ये VVI है, डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडिया। ऑब्वियसली जब नोट बैन हुआ था तब सरकार की बहुत ही आलोचना हुई, लेकिन अभी उस नोट बैन का और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से देखिए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। कहाँ 8वां रहा करता था, फिर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, फिर कुछ सालों में यह तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। डिजिटल क्रांति के कारण से लोगों को भी लाभ पहुंच रहा है, जो हाशिए पर है, जो गरीबी में है, और उनको सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। तो डिजिटलाइजेशन ने यह काम कर दिखाया है। तो इस तरह से भारत में डिजिटल क्रांति हर तरह के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, टैक्स कलेक्शन से लेकर के लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना, है ना। तो ये क्रांति है। डिजिटल युग में निजता का उल्लंघन, जहाँ डिजिटलाइजेशन है वहाँ पर निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी इशू आती है, प्राइवेसी डिस्क्लोजर की इशू आती है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इन डिजिटल एरिया, इसको लेकर के आपको लिखना है। सामाजिक न्याय और भारत, सोशल जस्टिस एंड इंडिया। ओके, जहाँ क्या भारत में सोशल जस्टिस है, इसे जस्टिफाई करना है। कैशलेस अर्थव्यवस्था, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कहा जाए तो अभी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इतने सारे जो ऐप्स है, UPIs है,
इसके कारण से अर्थव्यवस्था हमारी बहुत हद तक कैशलेस हो गई है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ कौन कौन से हैं, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, मतलब चुनौतियाँ आप लिखेंगे, हानियाँ नहीं लिख करके चुनौतियाँ देंगे, है ना। इनके राह में, कैशलेस अर्थव्यवस्था के राह में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। कैशलेस इकोनॉमी से ज़्यादा लाभ ही हुआ है। भारत की यूपीआई की विश्व में बढ़ती साख, ये भी लगभग ऊपर के ही जैसा है, लेकिन आपको विश्व के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। यूपीआई किस तरह से पूरे विश्व में छा रहा है। गरीबी उन्मूलन में भारत का प्रदर्शन। पहले भारत का मजाक उड़ाया जाता है कि भारत सपेरों का देश है, लेकिन अब भारत तकनीकी का देश है। ओके, कैसे इस तरह की चीज़ों को लेकर के आपको इस टॉपिक को जस्टिफाई करना है। आगे देखिएगा, भारत में बढ़ता प्रदूषण, हरित ऊर्जा निर्माण में उभरता भारत। आप देखिए, हर एक घर में सरकार अब सोलर, रूफटॉप सोलर लगा रही है, क्या ग्रीन एनर्जी को ही प्रमोट करने के लिए, है ना। अन्य तरह के सोर्सेस को ध्यान में रख करके भारत कार्बन तटस्थ देश बनने के लिए जा रहा है। कैसे, इसे आपको लिखना है इस ऐसे में। फिर देखिए, बिजली चालित वाहन और भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारत में, जिससे कि भारत अब कार्बन तटस्थ एक देश बनने की राह में है। ठीक है, भारत में सतत विकास। देखिए, सतत विकास का मतलब आपको समझना होगा। जो भी की फ्रेज आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन की फ्रेज के बारे में आपको के पास अब प्रॉपर ज्ञान होना ही चाहिए कि सतत विकास है क्या। ऐसा विकास जो पर्यावरण पर बिना किसी भी तरह का नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डाले विकास हो, तो उस तरह के विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। समझ में आया। सभी के लिए आवश्यक मतदान, है ना, कंपलसरी वोटिंग टू ऑल, एक राष्ट्र एक कानून, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को सारे को लिख लेना चाहिए। इस सारे टॉपिक्स को मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारे टॉपिक्स को ले सकते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर आपको लिख लेना है। रोजगार परक शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। ओके, हालांकि इसमें काफ़ी विरोधाभास भी है कि शिक्षा पाइए ज्ञान अर्जन के लिए। शिक्षा को आप रोजगार से प्रत्यक्ष रूप से मत जोड़िए। शिक्षा से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर रोजगार देने वाले एक शख्स बन सकते हैं। ओके, हालांकि आपको रोजगार परक शिक्षा, यही टॉपिक पर ध्यान में रख करके अपने कंटेंट को देने हैं। भारत में लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया बढ़ अभी तो खैर जब से सरकार लड़कियों को, महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया, तब से लैंगिक असमानता घटा है। आपको आंकड़े देना है और इस तरह से जस्टिफाई करना है। भारत में बढ़ता पर्यटन उद्योग, है ना, इस पर लिखना है। उसके बाद फ्रेंड कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पर आपको तैयार करना है जो प्रोवर्बियल हो, जो थोड़े मुहावरेदार हो, जो किसी विशेष तरह की उक्ति से प्रेरित हो। जैसे पहले अपने पीछे पर आए, दैट्स टू से ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना। पहले खुद और खुद के परिवार के बारे में सोचना है, इसके बाद फिर दूसरे के बारे में सोचें। यदि लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें तब तो फिर इट्स ओके। यह तो एक कहा जाए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि लोग सबसे पहले खुद के बारे में ही सोचेंगे, खुद के ही परिवार के बारे में सोचेंगे, उसके बाद दुनियादारी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, संप्रेषण कला का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कम्युनिकेशन, कितना महत्व है कम्युनिकेशन का, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, कितना आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, स्वास्थ्य धन है, आँख के बदले आँख, रिवेंज इज़ अ वाइल्ड जस्टिस, कौन कहते हैं? फ्रांसिस बैकन कहते हैं, रिवेंज इज़ अ वाइल्ड जस्टिस, जंगली न्याय है। ओके, क्या आँख के बदले आँख किसी भी तरह से जस्टिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। मनुष्य खोजी स्वभाव का है, मैन इज इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर।
यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोवर्बियल ऐसे टॉपिक है। इसमें आपको अपने विचार को विस्तृत करना है, विस्तार रूप देना है। इसमें किसी भी तरह का कोई आंकड़े की आवश्यकता एटलीस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन आपके पास यह क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी लेखन दक्षता को प्रतिलक्षित कर सकते हैं प्रबल रूप से। मनुष्य और मनुष्यत्व, मैन एंड ह्यूमैनिटी, बात तो सही है। मनुष्य जो है मनुष्य है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य में मनुष्यत्व हो। जो आतंकवाद वाली जो वारदात होती है, जो ब्रुटैलिटी होती है, जो अमानवीय कृत्य होते हैं, मानव रहने के बाद भी उस तरह के कृत्य यदि होते हैं तो मनुष्य है नहीं। मनुष्यत्व खत्म हो गया तो वह मनुष्य नहीं कहलाया। आपको इस बात को जस्टिफाई करना है यहाँ पर। योग और जीवन शैली, जिनके जीवन में योग है उनकी जीवन शैली उच्च होगी ही होगी। वे स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इन्हीं तरह के बातों का इसमें समावेश करना है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने 41 ऐसे के टॉपिक्स को लिए। आशा करते हैं कि आप लोग सभी 41 ऐसे के टॉपिक्स पर निबंध प्रायोरिटी बेसिस पर लिखेंगे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हूबहू यही टॉपिक्स एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन इसी से संबंधित आपको टॉपिक्स प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए नॉलेज ज़रूर ग्रहण करिए। विविध तरह के ज्ञान अर्जित करने के बाद फिर देखिए आप में आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप हर तरह के टॉपिक्स को डील करने में सक्षम होंगे। फ्रेंड, आप हमारे कोर्स से अवश्य जुड़ें और लाइव क्लासेस का, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स का, हमारे मूल्यांकन का, हमारे मॉक्स का अवश्य लाभ उठाएं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहां पर हम लोग अनुवाद से संबंधित अब बातें करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे अनुवाद खंड आपको आपके स्कोर में इजाफा कर सकता है, अच्छा खासा इजाफा कर सकता है। निबंध से वो कैसे भिन्न है, हम लोग कुछ टेक्निकल बातों को लेकर के चलेंगे। आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। शुभकामनाएं।